हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया हो एंड रेडी हो मेरे साथ इस वन शॉर्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं आपकी क्लास 11th इंग्लिश के लिए। एंड बिगिन करने से पहले मेरा लिटिल इंट्रोडक्शन। सो माय नेम इज़ जिज्ञा, आई एम योर इंग्लिश मेंटोर। एंड ये वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। उसी के साथ साथ आपकी जो प्रिपरेशन है ना इस वीडियो के बाद, वो और भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। सो एंड तक बने रहना। एंड साथ ही साथ जो आंसर्स आपको आते हो क्वेश्चन जैसे मैं रीड करूँ तो कमेंट में वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो, जिससे आपकी और अच्छी क्या है प्रेपरेशन हो जाए। सो हम लोग 20 MCQ क्वेश्चंस करेंगे, या एक तरीके से कह लो 20 क्वेश्चंस करेंगे आपकी ग्रामर के लिए। उसी के साथ साथ 30 क्वेश्चंस करेंगे सीधा सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, किसके लिए? आपकी लिटरेचर पोर्शन के लिए। मतलब आपकी जो 2 बुक्स हैं हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, उनके चैप्टर्स के हिसाब से हम लोग उसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस MCQ रहेंगे, कुछ सब्जेक्टिव रहेंगे। सो बिगिन करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। कौन सी बुक के? हॉर्नबिल बुक के प्रोज चैप्टर नंबर 1 से, विच इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब मैं साथ ही साथ तुम्हें थोड़ा सा ब्रशअप भी देती जाती हूँ। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक चैप्टर है जो खुशवंत सिंह ने लिखा है अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपनी रिलेशनशिप को बताने के लिए। उनकी रिलेशनशिप अपनी ग्रैंड मदर के साथ तब तक अच्छी थी जब तक वो विलेज में रहते थे, एंड जैसे ही वो टाउन में शिफ्ट हुए थे उनके बीच के जो डिस्टेंस था, उनके बीच की जो दूरियां थी, वो थोड़ी बहुत बढ़ गई थी। उनकी ग्रैंड मदर एक बहुत ज़्यादा ही रिलीजियस वुमेन थी, एक बहुत ही लविंग वुमेन थी। सो क्वेश्चन आता है 1 कि हु वॉज द ऑथर्स ग्रैंड मदर एंड व्हाट डिड शी लुक लाइक। सो हु वॉज द ऑथर्स ग्रैंड मदर, मतलब कि आपको ऑथर की ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन देना है। 3 उनके एडजेक्टिव्स गिवन है, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट और फैट। इसको आपको हर आंसर में यूज़ करना है जहाँ पे भी नेसेसरी हो। So, the author's grandmother was a short, fat and slightly bent old woman with wrinkles all over her face. मतलब उनके फेस पे झुर्रियाँ थी, wrinkles थी, criss-cross lines बनती थी wrinkles से, and she always wore white clothes and moved around the house telling हर बीड्स ऑफ रोजरी। तो वो हमेशा सीमलेस वाइट क्लोथ्स पहनते थे और वो घर में घूमा करते थे, एक हाथ अपना कमर पे लेके और एक हाथ अपनी रोजरी बीड्स पे लेके, मतलब जप माला पे दूसरा हाथ उनका रहता था। हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प द ऑथर इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। मतलब ये बात हो रही है जब वो लोग कहाँ रहा करते थे, वो लोग विलेज में रहा करते थे, कि ऑथर ग्रैंड मदर ऑथर को किस तरीके से उनकी अर्ली चाइल्डहुड में हेल्प करा करते थे, क्या उनकी रिलेशनशिप रहती थी। तो जब ऑथर यंग थे, जब वो दोनों विलेज में रहा करते थे, तो ऑथर की ग्रैंड मदर ही उनका पूरा ध्यान देती थी। वो उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी, उठाती थी, अकम्पनी हिम टू द विलेज स्कूल एंड हेल्प हिम लर्न प्रेयर्स। तो उसके साथ ऑथर के साथ स्कूल तक भी जाती थी। जब तक ऑथर पढ़ाई करते थे वो अपनी स्क्रिप्चर्स रीड करती थी, और उसी के साथ साथ वो उनको प्रेयर्स लर्न करने में भी क्या है, मदद करा करती थी। Question number 3, why did the author's relationship with his grandmother change after they moved to the city? So basically इनके पेरेंट्स, मतलब कि ऑथर के पेरेंट्स सिटी में जॉब करते थे, तो जब वहाँ वो सेटल हो गए उन्होंने ग्रैंड मदर और ऑथर को भी बुलाया। ऑथर को वहाँ बुला के अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, जिसमें वो एक मोटर बस से जाया करते थे। जो चीज़ें ग्रैंड मदर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बट ग्रैंड मदर ने अपना जो डिसअप्रूवल था, अपनी जो नासहमति थी इन चीज़ों से, वो ज़्यादा बोल के नहीं, सिर्फ खुद को थोड़ा सा पीछे करके दिखाई थी। तो इन द सिटी द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश school in a motor bus and the grandmother could no longer accompany or help him with his studies. तो वहाँ पे इंग्लिश स्कूल में जो सब्जेक्ट्स होते थे वो भी बहुत डिफरेंट होते थे। क्या सब्जेक्ट्स होते थे?
साइंस, मॉडर्न फिजिक्स, ऊपर से सिंगिंग, म्यूज़िक भी सिखाया जाता था, जो ग्रैंड मदर को लगता था कि म्यूज़िक अच्छे घर के लोगों के लिए, जेंटल पीपल के लिए नहीं है, जेंटल फोक्स के लिए नहीं है, ये बेगर्स का काम है। ऊपर से ग्रैंड मदर को ऐसी फीलिंग भी आती थी कि कोई भी पढ़ाई में इनको, बच्चों को, ऑथर को गॉड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा था, तो उनको इस चीज़ से क्या है, बहुत दिक्कत होती थी। तभी इस चीज़ की बेसिकली वजह से उन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस आ गया था और उन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो फेड होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स वेस्टर्न एजुकेशन? वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ उनकी फीलिंग्स क्या थी? सो शी डिसअप्रूव्ड ऑफ इट बिकॉज इट हैज़ नो टीचिंग्स अबाउट गॉड और स्पिरिचुअलिटी। मतलब गॉड के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई भी उसमें क्या है, टीचिंग्स नहीं थी। शी ऑल्सो डिसलाइक द आइडिया ऑफ म्यूजिक बीइंग टॉट इन स्कूल एज शी थॉट इट वॉज नॉट मेंट फॉर डिसेंट पीपल। सो ये मैंने आपको अभी जस्ट बताई चीज़ वही आंसर में लिखी है कि गॉड के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। ऊपर से म्यूज़िक भी इनके स्कूल में पढ़ाते थे जो उनको लगता था कि जेंटल फोक्स के लिए नहीं है ना? किसके लिए नहीं है? जेंटल फोक्स के लिए नहीं है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रैंड मदर की डेथ कैसे हुई थी? तो ऑथर इस चैप्टर में अब्रॉड भी गए थे अपनी हायर एजुकेशन के लिए। जब वो अपनी हायर एजुकेशन 5 साल के बाद करके आए थे, तभी ग्रैंड मदर को क्या है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, फीवर था, इल थी। वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बट ग्रैंड मदर को एक इंट्यूशन आ गया था, आभास हो गया था कि अब मेरा जो अंत है वो करीब है। एंड उनको जैसे ही पता चला, वो सब चीज़ें छोड़ के भगवान के क्या है, नाम जप वगैरह में जुड़ गई। सो द ग्रैंड मदर फेल इल आफ्टर singing and praying with the village women to celebrate her grandson's homecoming, है ना? इसको विलेज की जगह पे हम टाउन कर देते हैं क्योंकि वो लोग तो टाउन में रहते थे। सो उन्होंने सेलिब्रेट किया था जब वो वापस आए थे। शी स्टॉप्ड टॉकिंग एंड प्रेइंग, ले पीसफुली ऑन हर बेड एंड पास्ड अवे क्वाइटली। तो एक बहुत ही नेचुरल तरीके से ऑथर की ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, जब उन्होंने क्या है, सबसे बात करना भी छोड़ दी थी और क्या वो अपने बेड पे चुपचाप लेटी थी, तब उनकी क्या डेथ हुई थी। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं हम अब, जो कि है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये जो चैप्टर है ये एक वोयाज के बारे में है, जो कि एक ट्रैवल जर्नी थी अराउंड द वर्ल्ड थ्रू अ शिप, मतलब एक बोट में, समुद्र के द्वारा। अब ना नरेटर जो है वो इंस्पायर हुए थे जेम्स कुक से, एंड उन्होंने उनके आइडिया पे ही ये जर्नी प्लान की थी, जिसमें उन्होंने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से बिगिन किया था और ये एक 3 ईयर जर्नी रहती तो ये ऑस्ट्रेलिया तक जाते। अब इनकी जर्नी का जो फर्स्ट लेग था, मतलब जो फर्स्ट पार्ट था, कहाँ से, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से लेके केप टाउन अफ्रीका तक, वो बहुत स्मूथ था एंड उसमें ही 1 साल लग गया था। अब इनको केप टाउन से लेके ऑस्ट्रेलिया की तरफ ना ऐसे ईस्ट की तरफ जाना था, और वो ईस्ट की तरफ जाने के लिए इनको सदर्न इंडियन ओशन, जो सबसे डेंजरस पानी है, वो क्रॉस करना था। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने क्या है, इन्होंने 2 अलग क्रूमैन भी रखे थे एंड इनकी ये जो जर्नी थी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होती जा रही थी, क्योंकि वो जो ओशन था वो बहुत ही डेंजरस था, जिस वजह से ये पूरी ऑस्ट्रेलिया तक तो जर्नी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बट ये एक नॉर्मल फ्रेंच बेस आइलैंड पे ही क्या है, बीच जर्नी में ही उतर गए थे, क्योंकि इनकी जो शिप थी वो भी डैमेज हुई थी। आइल एम्स्टरडैम करके एक आइलैंड पे इन्होंने क्या है अपनी जर्नी एंड की थी। अब ये जो टाइटल है चैप्टर का, वो इनके बच्चे ने, इनके सन ने दिया था कि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जब ऑथर ने, नरेटर ने
पूरा गिव अप कर दिया था कि अब तो भैया कुछ हो ही नहीं सकता, रहने ही दो, तब इनके सन ने एक इतनी बड़ी बात बोली थी कि कोई बात नहीं पापा, अगर हम लोग सब साथ में हैं, अगर मेरी फैमिली मेरे साथ में है तो मुझे मरने से भी क्या है, डर नहीं लगता। सो क्वेश्चन है, हु वर द मेंबर्स ऑफ द नरेटर्स फैमिली इन द स्टोरी। तो ये आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। कौन थे उनकी फैमिली में मेंबर्स? तो नरेटर थे खुद, उनकी वाइफ थी मैरी, एंड उनके 2 चिल्ड्रन थे जोनाथन एंड सुजैन, जो उनके साथ उस बोट वेव वॉकर में क्या है, चले थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको अभी बीच में कि वेव वॉकर का डिस्क्रिप्शन बताओ मेरे को, क्या उसका वेट था एंड क्या उसकी साइज थी, कितने टन्स वेट था एंड कितनी उसकी साइज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फैमिलीज ड्रीम? फैमिली किस चीज़ के बारे में ड्रीम कर रही थी? सो दे ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड इन देयर शिप वेव वॉकर, जस्ट लाइक द फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक। तो ये चीज़ भी मैंने अभी बताई कि कैप्टन जेम्स कुक के जैसे इनका ड्रीम था कि ये क्या करें, ट्रैवल करें अराउंड द वर्ल्ड एंड क्या करें, पूरी अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। ठीक है, What difficulties did they face during their voyage? तो voyage मतलब क्या होता है, सफ़र, है ना। क्या डिफ़िकल्टीज उनको अपनी जर्नी के बीच में आई? दे फेस्ड अ वायलेंट स्टॉर्म इन द इंडियन ओशन विच डैमेज्ड बोट सिवियरली, इंजर्ड द चिल्ड्रन एंड ऑलमोस्ट सैंक देयर शिप। सैंक मतलब उनकी जो बोट है, जो नाव है, वो ऑलमोस्ट डूब गई थी। और उसी के साथ साथ एक इतना बड़ा सा आंधी तूफान का उनको सामना करना पड़ा था, जो एक तरीके से उनको ले बसा था, बस कोई उम्मीद नहीं थी यहाँ से बचने की। उनके बच्चे भी बहुत इंजर्ड थे, सिवियरली इंजर्ड थे, मतलब बहुत चोटिल थे, एंड उनकी जो शिप है वो भी बिल्कुल डूब गई थी। हाउ डिड द चिल्ड्रन शो करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस? क्राइसिस मतलब कि उस दिक्कत वाले समय में बच्चों ने करेज, हिम्मत कैसे शो करी? तो डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड एंड फ्राइटेंड, भले उनको लगी थी, भले वो बहुत बच्चे थे तो घबरा भी गए होंगे, बट बच्चों ने, उन चिल्ड्रन ने बहुत अच्छी क्या है, स्ट्रेंथ शो करी। जोनाथन सेड, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, विच इंस्पायर्ड द पेरेंट्स टू कीप फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। तो एक बार एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि बिल्कुल गिव अप कर दिया था हमारे नरेटर ने, बट इनके बच्चों के एफर्ट्स देख के उनको लगा कि नहीं, हमें इनके लिए तो करना ही है। उनकी डॉटर सुज ने भी एक कार्ड बना के अपने फादर को दिया था बेस्ट कैप्टन करते हुए। तो ये सारी चीज़ें देख के वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है ट्यूटनखामुन का चैप्टर, जो है डिस्कवरिंग टुट, द सागा कंटिन्यूज। अब टुट मतलब ये टूटनखामुन एक क्या है, एक फेरोहा थे। फेरोहा मतलब एक इजिप्शियन किंग थे जो कि 3300 साल पहले कुछ थे, और ये बहुत ही कम उम्र में क्या है, इनकी डेथ हो गई थी। 1918 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ का जो रीज़न है वो किसी को पता ही नहीं था। अब 1922 में, मतलब अभी 100 साल 103 साल पहले लगभग, इनकी जो टूम्ब है, इनका जो मकबरा है, अब इजिप्ट में फेरोहास को एक पिरामिड के अंदर कॉफिन में गोल्ड और सारी चीज़ों के साथ रख के मम्मीफिकेशन करके उनके ऊपर बैंडेजेस लपेट के क्या है दफनाते हैं, रखते हैं इज्जत से, बिल्कुल ऐसे समझ के कि हमारे जो महाराजा हैं वो आराम कर रहे हैं। उनके कॉफिन में डेली आइटम्स, यूज़ के आइटम्स भी देते हैं, जैसे रेजर्स, बोर्ड गेम्स, वाइन, ताकि वो परेशान नहीं हो। गोल्ड से और फ्लावर्स से वो पूरा कॉफिन क्या है, लेडन रहता है, भरा हुआ रहता है। एंड अब ना 1922 में जब इनका टूम डिस्कवर हुआ था तो 2005 तक उसके ऊपर बहुत डिस्कशंस चले थे कि इसकी डेथ का रीज़न क्या है, उसके लिए हमें सिटी स्कैन करवाना है। तो 2005 में सिटी स्कैन हुआ था, 1922 में डिस्कवरी हुई थी। अब
हु वॉज टुटनखामुन? तो क्वेश्चन है कि टुटनखामुन कौन थे? टुटनखामुन ऑफन कॉल्ड किंग टूट वॉज एन इजिप्शियन फेरोहा, इजिप्शियन किंग, फेरोहा मतलब किंग, हु रूल्ड अराउंड 3300 years ago and died mysteriously at a very young age. मिस्टीरियसली मतलब कि किसी को उनकी डेथ का रीज़न और उनकी डेथ का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि उनकी डेथ का रीज़न क्या था, और सॉरी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, रीज़न और कॉज तो सेम हो गया है ना. सो किसी को उनकी डेथ का एग्जैक्ट कॉज, एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता था, उसी के साथ साथ एग्जैक्ट एज नहीं पता है कि उनकी डेथ कब हुई, किस कैसे हुई, क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस क्या है डायनेस्टी, एक बहुत ही अच्छे खानदान का हिस्सा थे. अब इनकी 19-20 ईयर्स की एज में ही डेथ हो गई, मतलब कि इनका कोई क्या है वारिस नहीं था, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी, तो कोई इनका बच्चा नहीं था जो इनके किंगडम को आगे संभालता, तो वहाँ पे ही ये किंगडम क्या है फिनिश हो गया. तो इसी वजह से क्या है इस पर बहुत डिस्कशन होते हैं. What did people believe that Tut's death was mystery? Sorry, why did people believe that Tut's death was mysterious? Mysterious मतलब कि एक छुपी हुई चीज़ क्यों है और एक बहुत ही ना अननोन चीज़ क्यों है, उसकी कोई एग्जैक्ट क्लैरिटी क्यों नहीं है. सो टुट की डेथ बहुत अनएक्सपेक्टेडली हुई थी, बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं करेगा कि एक 18-19 साल के बच्चे की डेथ हो जाए. एंड हिज ब्यूरल ट्रेजर्स सजेस्टेड ही माइट हैव बीन मर्डर्ड. तो जितनी स्टडीज़ की गई हैं ऐसा माना जाता है कि उनकी क्या है उनका मर्डर हुआ होगा, या वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस मतलब ऐसे शक भरे सर्कमस्टांसेस में उनकी जो है डेथ हुई होगी. नेक्स्ट, व्हाट न्यू डिस्कवरी वाज मेड बाय द मॉडर्न सिटी स्कैन? तो जब 2005 में उनका सिटी स्कैन हुआ, क्या डिस्कवरी की गई थी? द सिटी स्कैन प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड 3D इमेज ऑफ टुट्स बॉडी एंड रिवील्ड दैट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ हेड इंजरी और मर्डर, बट his death might have been due to natural causes और infection. तो बिल्कुल उनकी डेथ में कहीं मर्डर वगैरह नहीं निकला, सिर्फ क्या निकला कि उनकी डेथ नॉर्मल नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई होगी. लास्ट क्वेश्चन, What did scientists learn from studying Tut's mummy? मम्मी क्या होता है कि जो किंग है उसकी बॉडी को पूरा बैंडेज से लपेट के जो रखते हैं उसको मम्मी बोलते हैं. सो साइंटिस्ट लर्नड अबाउट एंशिएंट इजिप्शियन ब्यूरल प्रैक्टिसेस. मतलब साइंटिस्ट ने सीखा कि पहले के ज़माने में इजिप्ट के किंग्स को कैसे क्या है दफनाते थे. द यूज़ ऑफ गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स, कैसे उनके कॉफिन में पूरे गोल्ड, पूरे ज्वेलरीज, रेजिन्स और उसी के साथ साथ बहुत डे टू डे आइटम्स आफ्टर लाइफ उनके लिए समझी जाती थी कि इम्पॉर्टेंट है. एंड डेली आइटम्स भी रखे जाते थे. एंड गेन्ड इंसाइट इनटू टुट्स लिनेज एंड फिजिकल कंडीशन. तो उनको टुट के बारे में भी पता चला और उनकी फिजिकल कंडीशंस के बारे में भी क्या है पता चला. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट. अब ये जो चैप्टर है ये एक वो नहीं है, ये क्या बोले हम कि ये एक वो स्टोरी नहीं है जिसमें आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. ये एक आर्टिकल है. ये क्या है? ये एक आर्टिकल है जो कि 1994 नवंबर में आर्टिकल आया था एक न्यूज़पेपर में. एंड ये हमें अटेंशन ड्रॉ करता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बेसिकली, कि कैसे हम अपनी कंट्री को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, कैसे हम हमारी अर्थ को प्योरीफाई कर सकते हैं. इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो एक खुद में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है. वो खुद में भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी वाइटल प्रोसेसेस होते हैं. जैसे हम लोग की बॉडी में वाइटल प्रोसेसेस होते हैं ना, नर्वस सिस्टम पूरा अपना काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, डाइजेशन हमारा चलता रहता है. वैसे अर्थ में भी ये सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, बट ये हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हो नहीं पाते. तो अलग अलग
प्रॉब्लम्स पे ध्यान दिया था इस चैप्टर में कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, बताया गया था कि ह्यूमन ही सबसे डेंजरस क्या है, एनिमल है. सो व्हाट डज द टाइटल द एलिंग प्लैनेट रेफर्स टू. एलिंग वर्ड का मतलब होता है बीमार. तो एलिंग प्लैनेट मतलब हमारे अर्थ को इस चैप्टर में एक पेशेंट बताया गया है जिसकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रही है, मतलब उसकी जो अवस्था है वो खराब पे खराब होती जा रही है. सो इट रेफर्स टू दी डेटरोइटिंग कंडीशन ऑफ अर्थ. अर्थ की खराब होती हुई अवस्था की यहाँ पे बात की जा रही है ड्यू टू पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण की वजह से, डिफॉरेस्टेशन एंड द रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ह्यूमंस. तो ह्यूमंस की जो बिल्कुल हम लोग सेल्फिश हो गए, अर्थ से चीज़ें लेते हैं बट उसको रिटर्न में क्या है, केयर नहीं देते, हम सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे प्लैनेट को. उन चीज़ों को यहाँ पे इस चैप्टर में हाईलाइट किया है. ओवर पॉपुलेशन भी बताई है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी बताया है और पॉल्यूशन के बारे में भी क्या है, बताया है. व्हाट मैसेज डज द ऑथर कन्वे थ्रू दिस ऐसे. तो इस ऐसे से ऑथर हमें क्या बताना चाह रहे हैं, नानी पालकी वाला हमें क्या बताना चाह रहे हैं. सो नानी पालकी वाला बताते हैं कि जो ग्रीन मूवमेंट रोल है वो बिगिन हुआ था 1972 के समय में न्यूजीलैंड में, और तब से ही वो क्या है, बहुत फेमस रहा है. 1944 में तो उन्होंने आर्टिकल लिखा था. ये मूवमेंट शुरू 1972 में हुआ था, है ना. सो नानी पालकी वाला अर्जेस पीपल टू टेक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सीरियसली. वो एक तरीके से हम सबको ये अपील कर रहे हैं, ये एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम हमारी अर्थ में जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एनवायरमेंटल चीज़ें हैं उसको सीरियसली लें. ही स्ट्रेसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऐसा तरीका है जो फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता आज की जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए. मतलब जैसे आज मुझे बहुत हाईवे बनाने हैं तो पूरे पेड़ काट देना सही नहीं है कि फ्यूचर में आगे क्या है, लोगों को क्या ज़रूरत पड़ सकती है उस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है, नेचर को प्रोटेक्ट करते चलना है. बहुत चैप्टर में क्लियरली बताया है कि ये जो अर्थ है, ये जो हमारा प्लैनेट है, हम इसके ओनर नहीं हैं. हमने ये हमारे आगे आने वाली जनरेशन से बोरो करी हुई है. वो लोग आके यहाँ पे रहेंगे तो तब तक हम कुछ समय यहाँ पे क्या है अपना गुजार रहे हैं. एंड हमें रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है अर्थ के रिसोर्सेज का, सो दैट फ्यूचर जनरेशन्स कैन सर्वाइव एंड थ्राइव देम. मतलब कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो उनको क्या करें, सर्वाइव अच्छे से कर पाए एंड उसको अच्छे से यूज़ कर पाए. ठीक है, ओके. सो एज पर योर हाफ ईयरली सिलेबस हमारे सारे वो क्या है प्रोज हो गए. 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए. अब नेक्स्ट हमारे पास जो 10 क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे हमारे पोम्स से, है ना. पोम्स से क्वेश्चन करते हैं. सो सबसे पहले फोटोग्राफ के क्वेश्चंस है कि व्हाट डज द फोटोग्राफ डिपिक्ट. तो फोटोग्राफ किसी हमारे पोएट की कहानी नहीं है. फोटोग्राफ बेसिकली एक कहानी है जिसमें हमारी ऑथर अपनी मम्मा के दिन याद कर रही थी, पुराने वाले अच्छे, की कैसे उनकी मम्मा वो फोटोग्राफ देख के खुश हुआ करती थी. और वो फोटोग्राफ उनकी मॉम के बचपन की थी जब उनकी मॉम 12 साल की थी. तो उस फोटोग्राफ में पोएट की मॉम है एज अ यंग गर्ल ऑफ 12 years old स्टैंडिंग ऑन द बीच विथ हर 2 cousins. तो वो बीच पे खड़े हैं. वो बीच पे क्या करने गए हैं, वो बीच पे पैडलिंग करने गए हैं. वो बीच पे क्या करने गए हैं, वो बीच पे पैडलिंग करने गए हैं अपनी 2 गर्ल कजिन्स के साथ. वो अपने हैंड्स तीनों ने होल्ड किए हुए हैं और वो बिल्कुल हंस रहे हैं वहाँ. मतलब जैसे कि उनके फेस पे पूरा क्या आ रहा है, उनके बाल आ रहे हैं, तो वो खुश हो रहे थे. What does the poet feel when she looks at the photograph? तो पोएट को कैसा महसूस हो रहा था फोटोग्राफ वो वाली देख के. तो एक ही वर्ड है कि पोएट को नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था. क्या फील हो रहा था, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था और सैड फील हो रहा था. पोएट वो समय याद कर रही थी जब उनकी मॉम इस पिक्चर को देख के खुश हुआ करती थी और वो भी बहुत साल पहले की बात कर रही थी. The photograph reminds her of her mother's childhood and also
ऑल्सो हर मदर्स डेथ लीविंग हर विथ साइलेंस एंड ग्रीफ। ग्रीफ मतलब क्या होता है, सैडनेस या एक तरीके से पेन या सफरिंग। तो पोएट बहुत ही दुखी महसूस कर रही थी खुद की वो मतलब फोटोग्राफ को देख के कि कैसे मेरी मम्मा जब अलाइव थी, अभी उनकी मॉम की डेथ को भी 12 साल हो गए और उसके भी बहुत साल पहले वो फोटो देख के खुश हुआ करती थी। तो वो एक मोमेंट याद कर रही थी कि कैसे मेरी मॉम वो फोटो देख के खुश हुआ करती थी, ये उनकी फेवरेट पास्ट मेमोरी थी और उनकी हंसी मेरी फेवरेट पास्ट मेमोरी थी। सो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ? द पोएम रिफ्लेक्ट्स on the message of on the passage of time, the transit of life and the permanence of memories captured in photograph। तो अगर हम किसी की तस्वीर खींच लेते हैं तो वो हमारे साथ सदैव रहती है, उसी के साथ साथ चीज़ें क्या है चेंज होती रहती हैं एंड समय बीतता जाता है तो टाइम गुजरता जाता है। लास्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट डज द लाइन एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज नथिंग टू से एट ऑल मीन्स। अब ये लास्ट ही लाइन है, इट्स साइलेंस। साइलेंस मतलब कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? अब सर्कमस्टेंस मतलब कि सिचुएशन है ना, सिचुएशन। तो वो पूछ रहे हैं कि इस सिचुएशन, वो बता रहे हैं सॉरी कि इस सिचुएशन का कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं बोला जा सकता क्योंकि मेरी मॉम तो अलाइव है नहीं, ना वो इस प्रेजेंट है वर्ल्ड में चीज़ों को देखने के लिए। सो इट मीन्स दैट द पोएट इज लेफ्ट स्पीचलेस। पोएट के पास कोई वर्ड्स नहीं है, वो स्पीचलेस है इन द फेस ऑफ डेथ एंड लॉस। वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस हर सॉरो। तो वर्ड्स उनका सॉरो, वर्ड्स उनका पेन, एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि वर्ड्स उनका पेन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर द लेबोनम टॉप। तो लेबोनम टॉप एक पेड़ है जो कि बिल्कुल क्या है, शांत है। समर नहीं, ऑटम के समय में, सितंबर के महीने में आफ्टरनून में ये पेड़ बिल्कुल शांत है, स्टिल है, क्वाइट है, काम है। एक गोल्डफिंच बर्ड आती है और वो पेड़ पे हाहाकार मचा देती है। वो पेड़ पे उसके जो बच्चे हैं वो चहकने लगते हैं और फिर वो सबको स्टॉक फुल करती है, मतलब सब बच्चों को उनका पेट भरती है और फिर वहाँ से जूम करके निकल जाती है। सो व्हाट डज द लेबोनम ट्री लुक लाइक एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम? एट फर्स्ट द लेबोनम ट्री इज साइलेंट, स्टिल, लाइफलेस, विथ येलो लीव्स दैट हैव स्टार्टेड टू फॉल इन ऑटम। तो सितंबर का महीना है, जो येलो लीव्स हैं उसकी वो गिर चुकी हैं, सीड्स गिर चुके हैं एंड द ट्री इज येलो, येलोइंग, पूरा ट्री हो रहा है, साइलेंट है, स्टिल है एंड लाइफलेस है, मतलब पूरा शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच चेंज द सीन? गोल्डफिंच बर्ड के आते ही वो पूरा सीन जो है चेंज कैसे हुआ? द गोल्डफिंच ब्रिंग्स लाइफ एंड एनर्जी टू द साइलेंट ट्री। उस शांति से सन्नाटे से पेड़ पे गोल्डफिंच बर्ड, एक येलो कलर की बर्ड होती है, वो पूरी एनर्जी और लाइफ, पूरा जीवन ले आई। हर मूवमेंट्स मेक द ट्री क्विवर एंड कम अलाइव विद द चर्पिंग्स एंड मोशन। तो गोल्डफिंच बर्ड की वजह से पूरे पेड़ पे हाहाकार मच गया, पूरे पेड़ पे उसके बच्चे नाचने लगे, खुश होने लगे एंड बहुत ही चहकने लगे। तो गोल्डफिंच बर्ड ने उस पेड़ पे लाइफ ऐड कर दी। Next question, what does the laburnum tree symbolize? The laburnum tree symbolizes life, renewal and the bond between नेचर एंड लिविंग क्रीचर्स। तो बेसिकली ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि क्या बॉन्ड होती है लिविंग क्रिएचर्स के बीच में और लाइफ के बीच में, और वो लाइवली तभी होता है जब वो बर्ड और उसके यंग वंस वहाँ प्रेजेंट है। मतलब नेचर भी लिविंग क्रिएचर्स के बिना क्या है, काम का नहीं है। What happens at the end of the poem? After feeding her young ones, अपने छोटे छोटे बच्चों को स्टॉक फुल करने के बाद, स्टॉक फुल वैसे हम डीजल के लिए यूज़ करते हैं जब हम डीजल को फुल टैंक करते हैं, पेट्रोल को फुल टैंक करते हैं, बट यहाँ पे भी स्टॉक फुल मतलब उसने सब अपने बच्चों का पेट भर दिया, जितना उनको खाना था सबके लिए खाना लेके आई, जितना उनको खाना था उनको खिला के वो फिर इनफाइनाइट में, फिर वो स्काई में उड़ गई। एंड द लेबोनम ट्री रिटर्न्स टू इट्स अर्लियर साइलेंस एंड स्टिलनेस। तो वो पेड़ फिर से ठहराव में आ गया और वो पेड़ फिर से क्या है, शांत हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास द वॉइस ऑफ द रेन. सो हु इज़ द वॉइस इन द पोअम. अब बेसिकली ये जो पोअम है इसमें हमें वाटर साइकिल के बारे में बताया है कि कैसे वाटर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करके अपने ओरिजिन में क्या है वापस आ जाता है. कहाँ पे वापस आ जाता है? अपने ओरिजिन में वापस आ जाता है. वो शुरू करता है इवेपोरेशन से और प्रेसिपिटेशन करके चीज़ों को जीवन प्रदान करके वो फिर से वापस अपने कलेक्शन अपने रिवर्स में आ जाता है. वो जब इवेपोरेट करता है ऊपर उसका फॉर्म चेंज होता है, वो फिर से लिक्विड बनता है, कंडेंस करता है, फिर प्रेसिपिटेट होके वो सीड्स को लाइफ देता है, एयर को प्योरीफाई करता है, एयर को क्लीन करता है और फिर से वो क्या है पूरा कहाँ पे ओशंस और लेक्स में चला जाता है. अब ना ये चैप्टर की शुरुआत हुई थी जब हमारे जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन वो पूछते हैं कि एंड दाउ आर यू मतलब पूछते हैं हमारी रेन से कि तुम कौन हो. और सरप्राइजिंगली रेन ने जवाब भी दिया कि आई एम द पोएट, आई एम द पोअम ऑफ द अर्थ, मतलब कि इस धरती की मैं क्या हूँ? कविता हूँ. सो द वॉइस इज दैट ऑफ द रेन इटसेल्फ. तो इस चैप्टर में जो वॉइस, जो सॉफ्ट वॉइस जो रिप्लाई कर रही थी वो रेन की वॉइस थी जो इधर पर्सोनिफाई की गई है एक लिविंग बीइंग के फॉर्म में. मतलब कि रेन तो बात कर नहीं सकती बट पोएट ने उसको इमेजिनेशन में ह्यूमन क्वालिटीज़ दी हैं. जैसे ह्यूमंस बात करते हैं वैसे ही क्या है, वैसे ही रेन भी यहाँ पे क्या कर रही है? बात कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रेन टेल द पोएट अबाउट इटसेल्फ. रेन ने पोएट को अपने बारे में क्या बताया? द रेन सेज दैट इट इज़ द पोअम ऑफ द अर्थ. तो रेन बताती है कि वो अर्थ की क्या है? पोअम है. इट राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड सी एज वेपर, बिकम्स क्लाउड एंड फॉल्स अगेन टू रिफ्रेश द अर्थ. और ये एक कंटिन्यूस साइकिल है लाइफ का. मतलब जहाँ से उसने शुरू किया था पूरा वो घूम के उसी जगह पे आ गई और वो राइज करती है एज वेपर, एवेपोरेट करती है, फिर क्लाउड्स में कंडेंस कर जाती है, उसका सिर्फ फॉर्म चेंज होता है बट होती वो क्या है? वाटर ही है एक तरीके से. एंड फिर से वो क्या है? प्रेसिपिटेट होती है, फॉल्स अगेन फिर से, एंड वो सारी अर्थ को प्योरीफाई करती है रेन के फॉर्म में और क्या है? लाइफ देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेन कंपेयर्ड टू इन द पोम. सो द रेन इज कंपेयर्ड टू अ सॉन्ग दैट कम्स फ्रॉम द पोएट्स हार्ट, travels around and returns to him after enriching the world. तो एक जैसे सिंगर है वो कुछ गाता है, वो आवाज़ निकली, आवाज़ सबने सुनी और वो आवाज़ फिर उसको भी क्या है? कहीं ना कहीं सुनाई देती है. तो रिन्यूअल इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पोअम में बताया है. एंड लास्ट की मेन थीम क्या है पोअम की? तो पोअम एक तरीके से वाटर साइकिल को क्या है? सेलिब्रेट कर रहा है, उसके बारे में अप्रिशिएट कर रहा है कि कैसे वाटर हमेशा एक ही साइकिल में रहता है. वो यही चीज़ क्या है? करते जा रहा है. जितना पानी अर्थ में जब अर्थ बनी थी तब था उतना ही अभी है, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया है. पहले वो ग्लेशियर्स में होगा सॉलिड फॉर्म में, अब मेल्ट हो चुका है. या वो जब ह्यूमिडिटी बहुत होती है तो वो क्या होता है? आसमान में होता है वेपर के फॉर्म में. तो ये एक एटर्नल नेचर है, एटर्नल साइकिल है अर्थ की जो क्या है? कंटिन्यू हो रही है. तो इसके बारे में बताया गया है. नेक्स्ट एंड लास्ट चाइल्डहुड के क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क इन द पोअम चाइल्डहुड. तो पोअम ये जो चाइल्डहुड है ये 4 स्टैंजा की पोअम है जिसमें 3 बार वो अजम्पशन लगाते हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड डिसअपियर. मेरी जो बचपना था, मेरा जो इनोसेंस थी, मेरी जो मासूमियत थी वो कब डिसअपियर हो गई, कब वो ख़त्म हो गई. एंड लास्ट में एक बार वो क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ गई वो, डिसअपियर कहाँ हो गई, एक ऐसी एड्रेस पे चली गई जिसका पता मुझे नहीं पता, अननोन एड्रेस पे चली गई. तो वो बेसिकली 3 बार तो इस चीज़ के अजम्पशन लगा रहे हैं. तो
तुक्के लगा रहे हैं कि क्या मेरी चाइल्डहुड तब गई होगी जब मैं 12 साल का हुआ, या मेरी चाइल्डहुड तब गई होगी जब मेरे को समझ आया कि स्वर्ग और नर्क कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे वो तुक्के लगा रहे हैं, अजम्पशन, अंदाजे लगा रहे हैं, तुक्के से भी ज़्यादा अच्छा अंदाजे लगा रहे हैं। सो द पोएट आस्क्स व्हेन एंड वेयर हिज चाइल्डहुड वेंट, व्हेन ही स्टॉप बीइंग इनोसेंट एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। तो वो पूछते हैं कि मेरी चाइल्डहुड कब गई, क्या जब मैं 12 साल का हुआ तब मेरी चाइल्डहुड गई, जब मैं इनोसेंस मेरी ख़त्म हुई, जब मेरे को लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी समझ आने लगी कि जो जैसा बोलता है वैसा नहीं होता, ये सब जब मुझे समझ आने लगा, क्या तब मेरी चाइल्डहुड गई। जैसे अब एक छोटा बच्चा है, आप उसको बोल दो कुछ चीज़, जब तक उसका खुद का दिमाग डेवलप नहीं होगा वो आपकी चीज़ मान लेगा। जब उसका खुद का दिमाग डेवलप हो जाएगा फिर वो आपकी चीज़ नहीं मानेगा, तब उसकी इनोसेंस जा चुकी होगी। तो इसी बारे में ये पोएम क्या है बता रही थी। What are the poet's possible answers to his own questions? अब उनने क्वेश्चंस क्या पूछे कि उनकी चाइल्डहुड कब गई कब गई कब गई, फिर कहाँ गई। सिर्फ कहाँ तो एक बार ही बोला, वो ज़्यादा चिंतित इस बात के थे कि भाई गई कब, पता ही नहीं चला ना। जैसे अब मैं अभी जितने भी है उसकी हूँ, तो अभी भी मैं मेच्योर होंगी ना। अगर मैं अपनी 30s में जाके देखूंगी ये वाली एज को, तो मेरे को लगेगा कि हाँ मैं 30s में ज़्यादा मेच्योर हूँ, अभी मैं इतनी मेच्योर नहीं हूँ। तो ये लाइफ का नेचर ही है कि आप पास्ट को थोड़ा समझते हो कि आप तब ज़्यादा मेच्योर नहीं थे, तो आप समझते हो चीज़ें जब आपके साथ वो हो चुकी होती हैं। 10-12 साल के बाद आपको फिर समझ आता है कि हाँ अच्छा ऐसा हो गया। सो ही थिंक्स ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही रियलाइज्ड अडल्ट्स वर हिपोक्रेट्स। मतलब जब उनको रियलाइज़ हुआ कि अडल्ट्स तो, बड़े लोग तो सिखाते हैं कि प्यार से रहो, बट क्या वो खुद प्यार से रहते हैं? नहीं। तो जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अडल्ट्स हिपोक्रेट्स थे, वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तब उनको लगा कि हाँ मेरी चाइल्डहुड जा चुकी है। जब उनको हेल और हेवन में समझ आया कि ये सच्चे की जगह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बताई जाती हैं, ये ज्योग्राफी में क्या एग्जिस्ट नहीं करती, तब उनकी चाइल्डहुड उन्हें लगा क्या है ख़त्म हुई। उसी के साथ साथ उन्हें लगा कि जब उनकी थिंकिंग उनकी हो गई, मतलब जब उनके थॉट्स उनके होने लगे, जब उनको कोई भी इंटरफेयर नहीं करने लगा हम अपने थॉट्स में, जब उनके थॉट्स उनके अपने हुए, तब उनको लगा कि उनकी चाइल्डहुड क्या है चली गई है। Next question, what is the central theme of the poem Childhood? The poem explores the loss of innocence, कि कैसे हमारा जब हम ग्रो करते हैं इनोसेंस ख़त्म हो जाती है। Purity as one grows up and becomes aware of his realities, doubts and complexities. तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं एंड हम डाउट्स और रियलिटीज़ को क्या है बहुत ही सीरियसली लेने लगते हैं। ओके चलो अब हम आते हैं स्नैपशॉट्स बुक पे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस इस बुक के बारे में रहेंगे, देन हम ग्रामर करके क्लास को वाइंड अप करेंगे। सो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वर आरम एंड मुराद? तो आरम एंड मुराद कजिन्स थे जो कि पुअर गार्गोलानियन आर्मेनियन ट्राइब को बिलोंग करते थे। अब ये जो ट्राइब है, इस ट्राइब के लोग जाने जाते थे सिर्फ और सिर्फ उनके ऑनेस्टी के लिए, उनकी प्योरिटी के लिए। अब ना ये इनमें से आरम इस चैप्टर का नरेटर है और मुराद एक हॉर्स चुरा के आया था। तो व्हाट वाज द गार्गोलानियन फैमिली फेमस फॉर? किस चीज़ के लिए फेमस थे? ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, ट्रस्टवर्दीनेस के लिए फेमस थे। भले ही वो पुअर थे बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि ये लोग कभी कोई झूठ बोल सकते हैं या कुछ गलत कर सकते हैं। Why did Murad bring the horse secretly? Murad loved horses. He wanted to ride one but didn't have money to buy it. तो उसको हॉर्स राइडिंग करनी थी एंड उसने सीक्रेटली हॉर्स क्या है चोरी कर लिया था। How did Aram react when he saw the horse? Aram बहुत अमेज था, सरप्राइज था, डिलाइटेड था, बट वो मान ही नहीं सकता था कि मुराद ने हॉर्स खरीद लिया, क्योंकि इनके तो खाने के पीने के ही बहुत दिक्कतें रहती थी। तो वो क्या है इस चीज़ को नहीं मान पा रहा था। अब ना एक और अंकल थे इसी चैप्टर में जिनका नाम है जॉन बायरो, जो ऑपोजिट इनके क्या है ट्राइब के थे, वो इनका हॉर्स था। तो इन्होंने उन बच्चों को, आरम और मुराद को उस हॉर्स के साथ देखा था, पर उन्होंने ब्लेम नहीं डाला, ये मानते हुए कि ये आर्मेनियन फैमिली के हैं, ये झूठ या ये चोरी तो कर ही नहीं सकते। तो वो चीज़ मुराद को हिट करी थी कि हाँ इन्होंने मेरा सिर्फ
मेरा फैमिली देख के मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, अगर ये ट्रस्ट जाता तो मेरी पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान, पूरी हमारी बिरादरी पे ही शक आता कि हाँ ये भी चोरी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर की अब आपको थीम बतानी है कि कैसे ऑनेस्टी होती है, इनोसेंस है, एंड टू पुअर बॉयज़ अपनी ड्रीम्स को कैसे फुलफ़िल कर रहे हैं किसी को हार्म किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी दी एड्रेस। तो दी एड्रेस स्टोरी है जिसमें एक मिसेस एस है और एक कौन है, एक है मिसेस डॉर्लिन। मिसेस एस ज्यू हैं एंड इनकी डॉटर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिसेस डॉर्लिन के घर जाती है अपना सामान लेने के लिए। जो मिसेस डॉर्लिन ने वर्ल्ड वॉर 2 में ही ये कह के रखा था कि ज्यूस के ऊपर रिस्क है तो तुम्हारा सामान मैं क्या है संभाल के रखती हूँ। सो क्वेश्चन है कि स्टोरी का नरेटर कौन है, तो वो ज्यूइश गर्ल है जो मिसेस एस की डॉटर है, वो इस चैप्टर की नरेटर है। वो एड्रेस कौन सी है जो इस चैप्टर में बताई जा रही है, तो एड्रेस का नंबर है, हाउस नंबर है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो मिसेस डॉर्लिन की क्या है एड्रेस है, जहाँ पे मिसेस एस ने अपनी डॉटर को बोला था कि हमारा जितना रिलीजियस या जितना कीमती सामान है तुम्हें वॉर के बाद इनके यहाँ पे मिल जाएगा। Who was Mrs. Dorlin? तो मिसेस डॉर्लिन एक ओल्ड अक्विंटेंस थी, नरेटर की मदर की मतलब मिसेस एस की एक अक्विंटेंस थी, जानी पहचानी लोग थे ये, एंड उन्होंने मिसेस एस को यकीन दिलाया था कि तुम्हारा जितना सामान है मैं संभाल के रखूँगी और वॉर के बाद तुम्हें दे दूँगी। तो वो सारा वो वैल्यूएबल सामान इनका क्या है लेके गई थी। ठीक है। Why did the narrator decide not to take back her things? तो सबसे पहली बार जब नरेटर मिसेस डॉर्लिन के घर गई, मिसेस डॉर्लिन तो उनको आने ही नहीं दे रही थी और उन्होंने नरेटर की मॉम का ही स्वेटर पहना था। दूसरी बार जब वो गई फिर से तो उनकी डॉटर ने अलाउ कर दिया, मिसेस डॉर्लिन घर पे नहीं थी, एंड उन्होंने लिविंग रूम में देखा कि वो सारा सामान बहुत गलत तरीके से रखा हुआ है, बहुत ही गंदे तरीके से रखा हुआ है, जिससे नरेटर की डॉटर नहीं सॉरी जिससे मिसेस एस की डॉटर जो नरेटर है उसको रियलाइज़ हुआ कि सारी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है अगर हमारे लोग हमारे आसपास नहीं हैं। सो व्हेन शी विजिटेड द हाउस एंड सॉ द थिंग्स इन अ स्ट्रेंज सेटिंग, अजीब तरीके से रखी हुई हैं, शी रियलाइज दैट दे हैड लॉस्ट इमोशनल वैल्यू। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों से मेरी मम्मी की जो यादें जुड़ी थी अब वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनको वो चीज़ें देख के पसंद ही नहीं आ रही थी कि अजीब तरीके से रखी हुई है, दूसरे ने यूज़ कर ली है, और ऊपर से वो एक इमोशनल कनेक्शन उनको फील नहीं हो रहा था उन चीज़ों से, तो उनको अब वो चीज़ें नहीं चाहिए थी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो इस एड्रेस को हमेशा हमेशा के लिए क्या है भूल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। तो पेन ऑफ वॉर, लॉस ऑफ होम, कि कैसे वॉर्स के टाइम पे घर बिल्कुल उछड़ जाते थे, पेन होता था वॉर का, ख़राब होती थी सिचुएशंस, एंड जो मटेरियल पोजेशंस थे वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब एक इंसान की जो रिलेशनशिप है वो क्या है ज़्यादा है और वो चीज़ें उन रिलेशनशिप्स को जस्टिफाई नहीं कर सकती। अब ये चैप्टर, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, मदर्स डे। तो इसमें एक मतलब 2 कैरेक्टर्स हैं एंड एक फैमिली है पूरी, और एक क्या है, एक फॉर्च्यून टेलर है मिसेस फिट्जगरलैंड। तो वो फॉर्च्यून बताती है मिसेस पियर्सन का। मिसेस पियर्सन के बच्चे हैं डोरिस, साइरल और उनके हस्बैंड है जॉर्ज। ये अपनी वाइफ को, मतलब अपनी मम्मा को और अपनी वाइफ को बिल्कुल इज्जत नहीं देते, किसी काम के लिए थैंक यू नहीं बोलते, ऑर्डर चलाते रहते हैं। मिसेस पियर्सन ये दुख जब बताती है फिट्जगरलैंड को, फॉर्च्यून टेलर को, कि हाँ कार्ड्स वगैरह टैरोट रीडिंग करके वो बोलती हैं कि हम लोग क्या है हमारे सोल्स एक्सचेंज करते हैं। अब थोड़े समय के लिए मिसेस फिट्जगरलैंड बन जाती है मिसेस पियर्सन, बट ऐसा नहीं उनके बॉडी चेंज हुई, सिर्फ उनके सोल्स चेंज हुए। जैसे मैं हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, अब मेरे अंदर मान लो तुम्हारी कोई दूसरी टीचर की सोल आ जाए तो वो होगा कि सोल चेंज हो गई, बट आपको दिखूंगी मैं ही, मतलब रूप मेरा ही रहेगा। तो मिसेस पियर्सन एक डिवोटेड मदर हैं एंड वाइफ हैं जो अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड हैं और डिसरिस्पेक्टेड हैं। उनकी फैमिली उनकी वैल्यू नहीं करती, ऑर्डर चलाती रहती हैं उन पे बस। मिसेस पियर्सन को हेल्प किसने की, उनकी फैमिली को लेसन सिखाने के लिए, तो उनकी नेबर
फिट्जगरलैंड ने उनकी हेल्प की, जो कि एक बोल्ड, एक कॉन्फिडेंट वुमेन है, जो अपना हक लड़ती हैं, बोलती हैं, बहुत ही बोल्ड, ओपिनियटेड है, डोमिनेटिंग भी है। एंड उन्होंने मैजिक के थ्रू कोई स्पेल्स करके, ऐसे दोनों ने हाथ पकड़े और कोई स्पेल्स बोले जैसे एब्राकडाब्रा छू, तो पर्सनैलिटी क्या है, चेंज हो गई। What changes occur after मिसेस फिट्जगरलैंड्स प्लान? तो क्या चेंज आया? तो उनकी फैमिली उनको अप्रिशिएट करना सीख गई, उनकी मेहनत को समझने लगी। बेसिकली ये अपनी बच्ची को बहुत सिखा रही थी कि तुम 8 घंटे काम करके आ गई, मैं भी अब 8 घंटे ही काम करूँगी, हफ्ते में 5 दिन काम करूँगी, मुझे कोई सैलरी भी नहीं मिलती, ऊपर से सब मेरे से इतनी बदतमीज़ी अलग करते हो। तो इन्होंने इनकी फैमिली को अच्छा सबक क्या है, सिखाया था, और उनकी फैमिली फिर फाइनली उनको लव और रिस्पेक्ट से क्या है, ट्रीट करना शुरू कर गई थी। व्हाट मैसेज डज द प्ले कन्वे? कि हर वुमेन, अब मतलब हमारी जो मदर्स होती हैं उनको हमें फॉर ग्रांटेड, बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड उनको क्या है, उनको हमें एक आदर सम्मान से क्या है, रखना चाहिए। अब इस टोन की इस प्ले की टोन क्या है? तो इस टोन जो इस प्ले की है वो ह्यूमरस है एंड सेट्रिकल है, मतलब कि फ़नी है, सीरियस तरीके से, सीरियस मैसेज एक बहुत ही फ़नी तरीके से क्या है, हमें बताया गया है। तो एक बहुत ही कॉमेडी वे से एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमें इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ शाहिद एंड व्हाट इज़ हिज प्रोफेशन? तो शाहिद अली एक कश्मीरी पोइट थे एंड वो यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ाया भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज शाहिद्स विश बिफोर ही डाइड? उनकी मनोकामना क्या थी? तो उनको क्या है, अपने He asked his friend अमिताभ घोष to write about him after his death. तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला था कि तुम मेरे बारे में लिखना। अब पूछा है शाहिद कैसे इंसान थे? तो वो एक बहुत ही चीयरफुल, विटी, बहुत ही इंटेलिजेंट, एक बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही मैच्योर इंसान थे, जो कैंसर को भी बैटल करते हुए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने, अमिताभ घोष ने शाहिद का एटीट्यूड कैसे डिस्क्राइब किया था? सो शाहिद फेस डेथ विद काम, एक्सेप्टेंस, ह्यूमर एंड डिग्निटी विदाउट फियर और बिटरनेस। तो क्या बताया कि जब इनकी डेथ इनके सामने थी, इन्होंने बहुत ही डिग्निटी से, है ना, बहुत ही डिग्निटी से, बहुत ही ग्रेस से अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया एंड बहुत ही पर्सनली नहीं लिया, बिटरनेस नहीं शो करी, फियर शो नहीं किया और अच्छे से क्या है, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। ये फ्रेंड्स थे दोनों, है ना, ये दोनों क्या थे, फ्रेंड्स थे। अब मेन थीम क्या है इस ऐसे की? तो ये ऐसे में हमें फ्रेंडशिप देखने को मिलती है अच्छी दोनों के बीच में, एंड हमें चीज़ों का एक्सेप्टेंस सीखने को मिलता है कि हमें वॉट एवर द सिचुएशन इज़, लाइफ में क्या है, ग्रेसफुल रहना चाहिए और हमें विथ ग्रेस चीज़ों को क्या है, एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे ग्रामर क्वेश्चंस पे, जो कि हमारे लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। सो क्वेश्चन शुरू होता है, शी डैश टू स्कूल एवरी डे। अब ना ये एक एवरीडे चीज़ है, ये क्या है, ये एक एवरीडे चीज़ है, मतलब कि डेली होने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, है ना, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन ऑलरेडी क्या है, जा चुकी थी। ओके, लिखते जाओ साथ साथ में। ठीक है, इफ इट डैश वी विल स्टे एट होम, इफ इट विल रेन वी विल स्टे एट होम। डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट येस्टरडे, फ्यू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट yesterday, है ना, a few, the few नहीं, few students were absent yesterday. Please give me dash water to drink. अब water है uncountable, so please give me some water to drink.
डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब यहाँ पे आर्टिकल बताओ, आएगा, एन आएगा या कोई भी नहीं आएगा। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल आएगा यहाँ पे। द कैट इज हाइडिंग, हाइडिंग ऑन द टेबल, ऑन पे दिख जाएगी, इन पे छुपेगी कैसे, टेबल के अंदर। सो टेबल के नीचे कैट क्या है, छुपी हुई है। He was born dash 15th August 2008. So he was born on, डेट है ना, तो he was born on 15th August 2008. The teacher divided the class dash 4 groups. अब among और between तो यूज होता है जब आप चीज़ों को क्या है बीच में डिवाइड करते हो, बट यहाँ पे 4 ग्रुप्स है तो इंटू 4 ग्रुप्स क्या है, थोड़ा सा बेटर साउंड करेगा। यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, यू शुड माइट कैन, माइट मतलब शायद, कैन मतलब कर सकते हो। अब ये सलाह एक एडवाइस है, तो शुड कब यूज होता है, एडवाइस के केस में। डैश यू प्लीज लेंड मी योर पेन, सो कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन, क्योंकि ये क्या है, एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट है। आई नो द बॉय डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज, आई नो द बॉय, मैं उस बच्चे को जानता हूँ जो हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम सिक, आई वॉज सिक या आई वर सिक, अब वर तो आएगा नहीं, आई वॉज सिक है ना, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन इन दी वर्ल्ड, अब द है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाईएस्ट। अगर बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट इज टॉलर देन माउंट किलिमंजारो, तो हायर मतलब टॉलर या हायर आता, ई आर लग जाता जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है और दैन आ रहा है। यहाँ पे ई एस टी है, द आएगा साथ में हमेशा। दिस बुक इज डैश इंटरेस्टिंग देन दैट वन, तो दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट वन, क्योंकि कंपेयर है तो हम लोग सेकेंड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं, हम लोग कंपेरेटिव डिग्री का क्या है यूज करते हैं। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है डन। शायद क्वेश्चन के नंबर में थोड़ा सा ना दिक्कत हो गई, शायद क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा हो गए, बट ठीक है, तुम्हारा रिवीजन अच्छा हुआ, विच आई फील कि बहुत इंपॉर्टेंट था। सो मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड, टेक केयर एंड बाय।